अस्सलाम वालेकुम। हिट स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ हैं शमशाद मागड़ साहब और आज इनसे पूछते हैं कि जो मशीर तजारत हैं उन्होंने कोरोना वायरस के आलात की बरामदगी का जो ठेका है वो अपने बेटे को दिया है। अस्सलाम वालेकुम शमशाद साहब। शमशाद साहब, ये जो खबर है इसके बारे में कितनी सच्चाई है और इसके अंदर के जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा बताइए हमारे नाजरीन को। एक्चुअली राजा साहब जो हमारे मशीर तजारत हैं वो माशाल्लाह इस किस्म की वारदातों पे अपना कोई सानी नहीं रखते। बड़े बारीक काम किया उन्होंने। अपने बेटे को ये ठेका देना चाह रहे थे पहले वो, तो इस मसले पे उनके जो सेक्रेटरी नसीम खोखर था साहब जो थे पहले सेक्रेटरी, जिनको सिर्फ इस वजह से उन्होंने तब्दील करवाया और ये कहा उन्होंने कि ये काम नहीं जानते, हालांकि वो सिर्फ एक काम नहीं जानते थे जो गैर कानूनी काम था। और उनका ये कहना था नसीम खोखर साहब का कि अगर आप ये अपने बेटे को भी ठेका देना चाहते हैं तो इसकी काबीना से मंजूरी लेना होगी, जिस पे जनाब रज़ाक दाऊद साहब नाराज़ हुए और उन्होंने पर्सनल नोट लिख के तो उनका तबादला करवाया। और राय साहब इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन के हालात थे ये डॉक्टरों और नर्सेज वगैरह के लिए थे, क्योंकि इस वक्त कोरोना के मरीज़ों की पाकिस्तान में तादाद बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा तकरीबन हर नर्स और हर डॉक्टर को ये आलात की ज़रूरत है ताकि उनको कोरोना ना हो जाए। तो ये ठेका चूँकि बाकी कंपनियाँ भी थी, रज़ाक दाऊद साहब चाहते थे कि ये ठेका उनके बेटे को मिले, लिहाजा उन्होंने इसके लिए जो वो कर सकते थे किया। फिर वो साले फ़ारूकी जो उनके दस्ते रास्त भी समझे जाते हैं और उनकी काफ़ी उनके साथ ज़हनी अमांगी भी है, उनको सेक्रेटरी के तौर पे लेके आए। फिर उनको ग्रेड 21 से 22 में तरक्की भी दिलवाई और फिर उन्होंने साले फ़ारूकी साहब ने उनके बेटे के रास्ता हमवार किया और उनको ये ठेका दे दिया गया है। अब उनका बेटा ही ये काम करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार ने अपने बेटे को 40 करोड़ डॉलर जो है वो ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी ख़जाने से कर्ज दे दिया था। इसी तरह अब इन्होंने अपने बेटे को ये ठेका दिया है। और राजा साहब ये भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से रज़ाक दाऊद साहब पहले इन्होंने एक SRO 565 जारी करवाया हुआ है, जिसके ज़रिए छोटी सनतों का तकरीबन गला घोंट दिया गया है। और सालाना जो FBR की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 50 अरब रुपए का टीका जो है हमारे कौमी ख़जाने को लगा है। तो ये केस भी उनके गले पड़ेगा और ये केस भी उनके गले पड़ेगा। जितना उनको यकीन है कि वो जेल नहीं जाएंगे, मुझे उतना ही यकीन है कि वो ज़रूर जेल जाएंगे। अच्छा मांगड़ साहब, ये दरामदगी है ये बरामदगी है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, शायद मैं सवाल में थोड़ी सी गलती कर गया हूँ। ये राजा साहब बाहर से मंगवाना थे नहीं, दरामदी होगी। हाँ जी, ये वहाँ से उन्होंने मंगवाना थे क्योंकि ये जदीद किस्म के हालात थे ताकि हमारे डॉक्टर और नर्सेज महफूज रहें कोरोना से। अच्छा, एक और ख़बर भी बड़ी गर्म है कि एक चाइनीज़ कंपनी थी जिसे अटक में गुज़श्ता अदवार में एक ठेका दिया गया जिसमें रेत के हवाले से बात थी, लेकिन असल में वो वहाँ से जो सुपर यंग कंपनी है वो 80 टन से ज़्यादा सोना निकाल के हमारे मुल्क से ले गए। इसकी हकीकत ज़रा बताइए हमारे नाजरीन को। उसमें राजा साहब ये हुआ कि इन्होंने 10 करोड़ के एवज़ ये ठेका लिया था इस कंपनी ने शहबाज शरीफ के दौर में। तो इन्होंने सिर्फ वहाँ अटक की दरिया से रेत निकाल के बुरहान मोटरवे पे पहुँचाना थी। लेकिन हुआ ये कि इस कंपनी ने अटक से रेत निकालना शुरू की और अपना दायरा कार जो है वो जहांगीरा तक ले गए। और अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 82 टन सोना इन्होंने वहाँ से निकाला है, जिसकी कीमत 2 अरब रुपए से ज़्यादा की बनती है। और वहाँ के मुकामी लोगों का बताना यह है कि यहाँ दिन रात काम होता था और ये कंपनी सोना निकालती थी और चाइना ले जाती थी। इसके ऊपर वहाँ पे जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स आई तो पता ये चला कि एंटी करप्शन ने उसके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज किया है, वहाँ का जो DG था उस वक्त का और दीगर एहलकार जो थे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। अलबत्ता अभी जो एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना है अरशद महमूद साहब, वो उस वक्त सेक्रेटरी मदनियात थे, तो उनके हवाले से मालूम हुआ है कि हुकूमत ने उनको इस ओहदे से हटाने के लिए उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई करने के लिए सिफारशात वज़ीर आज़म को भेजी हैं। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इस पर क्या एक्शन लेते हैं। और राजा साहब यहाँ ये भी आपको बता दूं कि सिंध में भी ऐसी वारदात चाइना की एक कंपनी ने की थी, वहाँ दरियाए सिंध से सोना निकाल के वो ले गए थे। तो चैनी जो इस वक्त पाकिस्तान में फैले हुए हैं मुख्तलिफ कंपनियाँ, ये हमें बज़ाहिर नज़र आता है कि काम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा काम कुछ और होता है और ये हमारे इदारों की कमज़ोरी है। अच्छा मांगड़ साहब, हम एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि हम दोस्ती की आड़ में या किसी और आड़ में या अपने पर्सनल बेनिफिट लेने की आड़ में हम कुछ ऐसे मुआहदे करते हैं जिसमें बड़ी कमज़ोरियाँ होती हैं, जिसमें बड़े लकूनाज होते हैं, जिसकी वजह से फिर जो कंपनियाँ होती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनियाँ होती हैं, वो आलमी अदालतों में चली जाती हैं और हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप समझते हैं कि हम मुआहदा करते वक्त उन बातों का ख्याल नहीं रखते जो हमें मुआहदा करते वक्त रखना चाहिए और पाकिस्तान का मफाद हमें अजीज़ होना चाहिए? राजा साहब, जब ये मुआहदे होते हैं, मसलन मिसाल के तौर पर रेकोडेक कंपनी की मैं आपको मिसाल दूंगा। जब वो सुप्रीम कोर्ट में केस आया था
तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो गई थी कि वो मुआहदा करते हुए इस चीज़ को सामने नहीं रखा गया पाकिस्तान का मफाद क्या है। जिन लोगों ने वो मुआहदा किया तो उन्होंने देखा था कि हमारे जेब में कितना पैसा जाएगा। और अभी ये जो सोने वाला मामला है इसमें भी पाकिस्तान का मफाद नहीं देखा गया। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान का मफाद देखा गया, ऐसा नहीं है, आपको और मुझे नहीं पता था कि वो चाइनीज़ कंपनी वहाँ से सोना निकाल रही है या रेत निकाल रही है, लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हमारी स्पेशल ब्रांच को, हत्ता कि हमारी मुकामी पुलिस को पता था कि वहाँ से वो सोना निकाल रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा निज़ाम जो है मफलूज निज़ाम है, एक बौद्धा निज़ाम है, हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। ज़ाती लालच और हिर्स की वजह से ऐसे मुआहदे होते हैं जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को नुकसान उठाना पड़ता है। अमार साहब बहुत शुक्रिया आपका, और जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारा जो ख़बरें टीवी चैनल है ये आपको इंशाल्लाह ताला रोज़ाना एक ऐसी खबर ज़रूर दिया करेगा जिसको आप हिट स्टोरी कह सकते हैं और हॉट स्टोरी भी कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें, ताकि आपको भी ये खबर मिले और पूरे पाकिस्तान को ये खबरें मिलें और हम अपनी आवाम को ये बता सकें कि अभी हमारे मुल्क में वो निज़ाम नहीं आ सका जिससे हम ये कह सकें कि अब हमारे मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ, एक हिट स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।